good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8 chapter number 3. And the name of the chapter 3 is Understanding Quadrilateral. So this chapter is again going to be more and more interesting, and it is very important for your competitive exam as well as your board exams. The class 9 totally depends on this chapter. So I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. I hope you will enjoy this video. तो हम अपना चैप्टर का नाम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्वाड्रिलेटरल है क्या, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो आपका क्लास 4 या क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो हम वहीं से बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर हो कि व्हाट इज एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के सिंपल सी डेफिनेशंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ पॉलीगन ऑफ 4 साइड, मतलब कोई ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, उस फिगर को आप क्या कह देते हो, क्वाड्रिलेटरल। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड कनेक्ट करा है, पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्या होता है कि एक फिगर ऐसा जो किससे बना हो, ओनली लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट समझते हो, स्ट्रेट लाइन। जब आप स्केल से कोई लाइन ड्रॉ करते हो उसको क्या कहते हो, लाइन सेगमेंट। तो कोई भी ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और उसमें जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है वो 4 लाइंस है, तो आप उस फिगर को क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे कोई भी 4 लाइंस ड्रॉ की, उन सबको मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जस्ट आपको बस फोकस करना होता है, इट हैज 4 साइड्स। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या आपको 4 साइड दिखाई दे रही है, यस। ए बी, दिस इज योर फर्स्ट साइड, बी सी सेकेंड साइड, सी डी थर्ड साइड और डी ए 4 साइड। इट मीन्स ये फिगर 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, और 4 साइड कौन सी है, लाइन सेगमेंट। तो ये फिगर क्या आउट होगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल। तो हम सबसे पहले किसकी बात करता हूं मैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी आपको कोई फिगर कहता है कि क्वाड्रिलेटरल की बात करता है और क्वाड्रिलेटरल का पर्टिकुलर नेम को स्पेसिफाई नहीं करता, तो आप किसकी बात कर रहे हो, जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके उनको मीट करा दीजिए, तो जो फिगर बनेगा किसी भी शेप का बने वो क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। यहाँ 4 साइड कौन कौन सी होगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी। और फिर जब मैं इसकी वर्टिसेस की बात करता हूँ, वर्टिसेस क्या होते हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपको यहाँ देखिए कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखोगे तो ये भी आपको एक कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी और ये भी। इट मीन्स फिगर में आपको 4 कॉर्नर पॉइंट नजर आ रही है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिसेस। तो आपके कितने वर्टिसेस हो गए, 4 वर्टिसेस। ए बी सी डी आर द 4 वर्टिसेस ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। फिर हम बात करते हैं एंगल्स। यहाँ एंगल्स कहाँ कहाँ बनते हैं, जब भी 2 लाइन सेगमेंट मीट करेगी तो उनके बीच में क्या बनता है, एक एंगल। जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक ए बी है और एक बी सी है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। तो जब भी 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइंट होते हैं तो उनके बीच में क्या बन जाता है, एंगल। तो यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ ए पर एंगल बन रहा है तो इसको हम कहेंगे ए एंगल। ये बी वर्टिसेस पर एंगल बन रहा है तो ये बी एंगल। दिस वन इज सी एंगल एंड दिस वन इज डी एंगल। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट हैज 4 एंगल्स, ए बी सी डी। जनरली आप वर्टिसेस को देखते हो कि वर्टिसेस भी ए बी सी डी है, और यहाँ एंगल की बात करते हो, एंगल भी ए बी सी डी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, कि रिप्रेजेंट कैसे करें कि वर्टिसेस अलग से दिखाई दे और एंगल अलग से दिखाई दे। तो हम यहाँ पर जो सिंपली एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, ये सिंबल। तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल ए, ऐसे ही फिर प्लस, सॉरी ऐसे ही एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। तो आप प्रेफर मेथड कौन सा होता है, जब भी आप एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करना। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द एंगल।
तो ये हमारे 4 एंगल्स हो गए। कौन कौन सा एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। फिर हम एक एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी रीड की हुई है ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, वो भी एक पॉलीगन है, जबकि वो कितनी साइड से मिलकर बना होता है? 3 साइड से। तो वहां पे कितने एंगल्स बनेंगे? नेचुरली 3 एंगल्स बनेंगे। तो वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती थी कि तीनों एंगल का जो सम होता था वो कितना होता है? 180 डिग्री। बट यहाँ पर एंगल 4 है, तो यहाँ 4 एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये चीज थी एक सिंपल। तो जब भी आपका क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिसेस कौन कौन से है यहाँ पर, उसके एंगल कौन कौन से है, उन एंगल्स में रिलेशन क्या है। तो आपके रिलेशंस भी आ गए, आपके एंगल्स भी आ गए। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, एक डायगोनल। जब भी आप, डायगोनल क्या होता है इसको भी ध्यान से समझिए। जब भी आप किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइंट करते हो बट नॉट एडजेसेंट वर्टिसेस, लगातार दो साथ साथ वाले वर्टिसेस को ज्वाइंट नहीं करना, किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइंट करना है बट नॉट बी एडजेसेंट, तो उनसे क्या बन जाता है आपका डायगोनल। जैसे मैं यहाँ ए वर्टिसेस की बात करता हूँ, तो ए वर्टिसेस का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा होगा? बी भी होगा और ए का डी भी होगा, क्योंकि ए के साथ क्या है? बी भी है और ए के साथ क्या है? डी भी है। एक साइड बी है और एक साइड क्या है? डी। तो इन सबको क्या कहते हैं हम? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साइड साइड वाले। तो कभी भी जब डायगोनल बनाते हो दो वर्टिसेस को आपको ज्वाइंट करना होता है, लेकिन नॉट बी एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो जब मैं आप इस वर्टिसेस को किसी से ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस वर्टिसेस को, तो मैं ए को ना तो बी से ज्वाइन कर सकता क्योंकि ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस है, और ना ही मैं ए को डी से ज्वाइन कर सकता क्योंकि ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो कौन सा रहा आपका वर्टिसेस? सी। तो इसमें आप इसको ज्वाइन कर देते हो, तो यहां से जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ए सी, वो ए सी क्या बन जाएगी? डायगोनल। तो यहाँ पर हम डायगोनल की बात करते हैं, तो हमारा डायगोनल क्या हो गया? ए सी। ए सी इज योर फर्स्ट डायगोनल। ऐसे ही जब आप बी वर्टिसेस को देखते हो तो बी का एडजेसेंट ए बी है और बी का एडजेसेंट क्या है? सी बी है। तो बी किसको ज्वाइन कर सकते हैं हम? डी से। तो आप बी को ज्वाइन कर सकते हो डी के साथ। इसका मतलब यहाँ पे एक डायगोनल और भी मिल गया आपको, और वो डायगोनल क्या हो जाएगा आपका? बी डी। तो यहाँ पे हमारे दो डायगोनल हो गए। कौन कौन से डायगोनल? एक ए सी डायगोनल और सेकंड डायगोनल इज व्हाट? बी डी। तो जब भी हम जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो उसमें डायगोनल्स कितने होते हैं आपके? 2 डायगोनल्स, एक डायगोनल ए सी और एक डायगोनल बी डी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो ये छोटी सी बेसिक सा इंट्रोडक्शन था किसका? जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी आपको ये पता चले जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो आपके माइंड में ये सब चीज आ जाना चाहिए। जब ये चीज आ जाएगा तो आपको मान के चलूंगा कि यस आपको ये चैप्टर क्या हो रहा है? क्लियर होगा। अदरवाइज ये पॉइंट्स आपको याद नहीं होते, भूल जाते हो, तो क्लास 9 काफी टफ बन जाएगी आपके लिए। और क्लास 9 को बिल्कुल इजी बनाना है तो इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करना होगा। तो देखिएगा कि क्लास 9 काफी इजी बन जाएगी, क्योंकि क्लास 9 के 5 चैप्टर टोटली डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए हर फिगर को, हर प्रॉपर्टी को, हर चीज को आपको केयरफुली स्टडी करना है। आई होप आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो है, अब क्वाड्रिलेटरल के पर्टिकुलर नेम को आप डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल के नाम से कॉल करते हो। फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको ये दिखाई दी क्वाड्रिलेटरल में मैंने जब क्लासिफिकेशन की थी तो सबसे पहले मैंने लिखा था जनरल क्वाड्रिलेटरल, और सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। तो क्या मतलब है? ये कुछ और नहीं है, ये भी सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है। आप ध्यान से इसको 1 by 1 समझना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में पजल हो जाते हैं। ये सभी फिगर जो है ये भी क्या है? आपके क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं 1 by 1 प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगा, फिगर भी बनाऊंगा, तो आप अपने साथ साथ पेयर नोटबुक में भी इसको ड्रॉ करिए।
अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट्स लिखता हूं। पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is also a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा? क्योंकि पैरेललोग्राम की भी 4 साइड्स होती है, तो इसलिए ये भी क्या है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। सेकेंड पॉइंट, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में और पैरेललोग्राम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहला केस हमने स्टडी करा जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस क्या है उसको देखना है हमें। सेकेंड है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या पॉइंट लिखा मैंने? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखिए केस इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो फिगर देखिए, जैसे आपको पता है जब मैं दो लाइंस को ड्रॉ करता हूं, ये मेरी कोई 2 लाइंस है, आप इस लाइंस को क्या कहेंगे? पैरेलल कहोगे? कहोगे, बिल्कुल कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी 2 लाइंस इज सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट व्हेन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब जब आप किसी लाइन को, किसी भी 2 लाइंस को पैरेलल तब कहोगे जब उन लाइंस को चाहे कितना भी इंक्रीज कर दिया जाए वो कभी भी मीट नहीं करेगी। तो इस लाइंस को आप चाहे इस डायरेक्शन में कितना भी इंक्रीज कर दो और चाहे इस डायरेक्शन में कितना भी डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए, तो दोनों लाइन को इंक्रीज करने से किसी भी डायरेक्शन में ये कभी मीट नहीं करेगी। इसका मतलब ये लाइंस और ये लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। क्लियर है? साथ के साथ अब आपको यहाँ पे इक्वल का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इक्वल का मतलब लाइन सेगमेंट। जब आप स्केल से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। दोनों 5 सेंटीमीटर की है, तो आप इसे क्या कहोगे? इक्वल लेंथ, क्योंकि उनकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे हम बात करें इक्वल साइड। इक्वल साइड का मतलब क्या है? उनका जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल। तो पैरेललोग्राम की जनरल शेप कैसे होती है उसको समझा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि पैरेलल लाइन कैसी होती है और इक्वल लेंथ कैसी होती है। इक्वल का मतलब समझते हैं इतनी साइड है तो ये साइड भी सेम लेंथ की होनी चाहिए, तो ये इक्वल भी है और ये क्या है? पैरेलल भी है। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूं किसका? पैरेललोग्राम का। अब समझिए पैरेललोग्राम क्या होता है। जनरली हम पैरेललोग्राम को इस टाइप से शेप में बनाते हैं। जनरली आप देखोगे ये लाइन, इस लाइन को देखो, आप इस लाइन को देखो, ये आप दोनों लाइन को देखते हो तो दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। इसी टाइप से इस लाइन को देखो आप और इस लाइन को देखो, ये भी आपको क्या दिखाई दे रही है? पैरेलल। क्या ये दोनों लाइन कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या ये दोनों लाइन कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? आपकी साइड्स क्या है? पैरेलल है। साथ के साथ ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है और जो ये लेंथ है वो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब अपोजिट, ये साइड अपोजिट इस साइड के इक्वल है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? ये। तो ये अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल भी होती है और साथ के साथ पैरेलल भी होती है। तो ये फिगर किसका बन गया? आपका सिंपल सा पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी क्या काउंट होगा आपका? एक पैरेललोग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेललोग्राम क्या।
तो यहाँ पे मैंने तो दो प्रॉपर्टी लिखी है, एक तो ये क्वाड्रेटर होता है, इट मीन इसकी 4 साइड है तो आपको 4 साइड दिखाई दे रही है। फिर मैंने लिखा कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसका अपोजिट ये साइड है तो ये भी आपस में इक्वल है। साथ के साथ क्या लिखा, पैरेलल, तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्या होते हैं ये पैरेलल। अब थर्ड प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। हम डायगोनल की बात करते हैं इसकी। डायगोनल सेम जैसे अपने क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करे थे, यहाँ भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। मतलब किसी भी वर्टिसेस को ज्वाइन करना है बट नॉट टू बी एडजेसेंट वर्टिसेस। तो इसका मतलब क्या है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, तो इसका मतलब ये इसको किससे ज्वाइन करना है, सी से, और इसको किससे ज्वाइन करना है, डी से। तो यहाँ भी डायगोनल क्या आएंगे आपके, दो ही डायगोनल होंगे, ए सी और बी डी। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के भी दो ही डायगोनल होते हैं, ऑब्वियसली हो गए क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के तो दो ही डायगोनल होते हैं। तो AC और BD क्या हो गया इसके डायगोनल। अब आपको समझना है कि क्या डायगोनल्स पे और भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। पैरेललोग्राम के कभी भी डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इस चीज को समझ लीजिए। AC नॉट इक्वल टू BD। तो ये जो सेगमेंट आपके जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के नहीं होते, अलग अलग लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल लेंथ। तो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर। फिर अब फोर्थ प्रॉपर्टी नोट करिए इसी की। तो इसके लिए मुझे रब करना होगा कुछ पार्ट, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। इसको एक बार नोट करिए, मैं कुछ पार्ट इसमें रब करूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने के लिए, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट, आपने ये देखा कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी होता है, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। फोर्थ पॉइंट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में, मतलब जहां पे आपको दिखाई दे रही है ये डायगोनल और ये डायगोनल, बाइसेक्ट ईच मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। अब ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट, इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं O। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, O पॉइंट, और ये O पॉइंट क्या है मेरा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स। तो आप देखिए इस पॉइंट से ये साइड जो होगी, ये साइड किसके इक्वल होगी, इस साइड के, और जो ये साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, इस साइड के। मतलब सिंपल से जब हम बात करते हैं, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये इसको कट कर रही है, और मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ, बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो इस पॉइंट पे मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B लेट कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके, ये A ये O, और ये हो जाएगा आपका O और B। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसी टाइप से मैंने आपको बताया कि ये डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि OA इज इक्वल टू क्या होगा, OC। ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसी टाइप से मैं ये देख सकता हूँ OB इक्वल होगा किसके, OB। तो OB किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, और OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC।
आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर। तो प्लीज मेक अ नोट, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। और ये चीज समझाने के लिए थी, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो एंगल्स होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम के वो भी 4 होते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ एंगल्स के फॉर्म में, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट हैज, कितने एंगल्स होते हैं इसके भी? 4 एंगल्स। इसके भी 4 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बट यहाँ पे थोड़ी सी और कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है उसको ध्यान से समझिए कि जो अपोजिट एंगल होते हैं आर इक्वल। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई आपकी फिफ्थ, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम बात क्या करते हैं, मैं पैरेललोग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी डी। तो मैं यहाँ फर्स्ट इस एंगल की बात करता हूँ, ये मेरा एंगल कौन सा काउंट होगा? ए। इसके अपोजिट, क्योंकि ये देखो ये क्या है हमारा? एडजेसेंट। और ये भी क्या है? एडजेसेंट। तो ए के एडजेसेंट एंगल तो ये हो गए ए और डी। तो अपोजिट कौन सा हुआ? बिल्कुल देखिए इसके सामने कौन सा है? ये है। तो ए के सामने क्या है? सी। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वल होगा। ऐसे ही जब मैं बी एंगल की बात करता हूं, जब बी की बात करूंगा तो बी का एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा? ये और ये। तो बी का अपोजिट कौन सा हुआ? डी। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया आपका कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? आर इक्वल। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। हम इससे फिर कुछ एक और प्रॉपर्टी और भी देखेंगे अभी। प्लीज अगेन मेक अ नोट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से। अभी हम पैरेललोग्राम दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टीज को लिखने के अकॉर्डिंग देखिएगा। प्रॉपर्टी 6, sum of two adjacent angles of a parallelogram are supplementary। क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। मतलब जिन दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री वर्ड याद ना हो तो याद रख सकते हो, सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब समझते थे ना, साथ के जो एंगल्स होते हैं उन वो एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे सपोज ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो जब मैं ए एंगल की बात करता हूँ
तो ए एंगल का बी क्या है, ये भी आपका एडजेसेंट एंगल है। और ए इसी टाइप से जब मैं डी की बात करता हूँ, डी भी क्या है आपका एडजेसेंट एंगल है ऑफ ए। मतलब किसी भी एक एंगल के आपको पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल नजर आएंगे। तो ए का एडजेसेंट एंगल बी भी है और ए का एडजेसेंट एंगल क्या है, डी भी है। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब मैं एंगल ए और डी की बात करता हूँ तो आप ये भी लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा। इसी टाइप से आप ये भी लिख सकते हो, बी का एडजेसेंट क्या है, एंगल बी प्लस में एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा। इसी टाइप से सी की बात करते हैं, सी का एडजेसेंट यहाँ डी भी है तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। ये चीज क्लियर है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अगेन मेक अ नोट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी हेल्प करेगी। और प्रॉपर्टीज आपके माइंड में है तो हर चीज क्वेश्चन, हर टाइप के जो फिगर क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो आपको टफ नहीं लगेगा। इसलिए 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को क्लियर करिए अपने माइंड में। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम थर्ड बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस का आपने नाम सुना हुआ है कि ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, उसको क्या कहते हो आप, रोम्बस। लेकिन रोम्बस को कंपेयर जब आप स्केयर के साथ करते हो तो स्केयर की भी 4 साइड्स होती है, वो भी इक्वल होती है। तो देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन स्केयर एंड द रोम्बस। अब वो डिफरेंस है क्या चीज, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं रोम्बस की पहले शेप बनाता हूँ कि रोम्बस की शेप क्या होती है। और रोम्बस को और स्फीयर को दोनों को कंपेयर भी करूंगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी नजर आए। इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अभी मैं रोम्बस और स्फीयर की बात करूंगा, फिर काइट, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, ये 3 फिगर आपको फिर से स्टडी करने हैं। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक साइड तो मैं क्या लगाता हूँ, रोम्बस। ये रोम्बस क्या था आपका 4th, और 5th क्या है आपका स्क्वायर। तो आपको रोम्बस पे फोकस करना है और आपको स्क्वायर पे फोकस करना है। तो दोनों के दोनों सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, फिर हम डिसिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो सेम चीज है सिमिलैरिटी, जो डिफरेंट चीज है वो डिसिमिलैरिटी। इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। It is also a quadrilateral. दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं। इट मीन दोनों के दोनों 4 साइड्स होगी, दोनों के दोनों पॉलीगन से मिलकर बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से। तो डायग्राम कैसे बनता है, स्फीयर का डायग्राम तो सभी को आता है। यहाँ 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स क्या है, इक्वल, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारी 4 साइड, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। फोर साइड्स होती है ऑफ इक्वल लेंथ। कौन कौन सी है, ए बी फर्स्ट साइड, फिर सेकंड साइड क्या है बी सी, ये भी इक्वल है। थर्ड साइड क्या है सी डी,
ये भी इक्वल है, फोर साइड क्या है डी ई, और ये भी क्या है आपकी इक्वल है। इसका मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्या इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी साइड्स भी इक्वल होती है। बट हम इसकी जब भी शेप बनाते हैं तो शेप जनरली हम इस टाइप से बनाते हैं, इसकी इस टाइप की जनरली हम इसको शेप बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एनालाइज होगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाता हूँ इसको, अदरवाइज आपको ये लगेगा बिल्कुल ये सेम टू सेम स्क्वायर है, लेकिन डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा और डिफरेंस करना है, मैं थोड़ा सा और डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। ये शेप होती है आपकी रोम्बस, ए बी सी डी, मीन्स ये सारी साइड्स इसकी भी इक्वल है, इक्वल। तो सेम पॉइंट यहां भी आएगा, इट हैज फोर साइड, और इक्वल लेंथ की होती है, तो आप यहां लिखोगे ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई। अभी तक तो आपको दोनों चीज क्या दिखाई दी, सेम। अभी और सिमिलरिटीज की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम डायगोनल की बात करते हैं। तो आपको पता है इस वर्टिसेस को हम इस वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल ये बन गया, जब बी वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल ये बन गया। तो इसका मतलब इट हैज टू डायगोनल। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। इट हैज टू डायगोनल। अब इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, टू डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से, ए सी और बी डी। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ इट हैज टू डायगोनल्स ऑफ इक्वल इन लेंथ, दोनों के दोनों इक्वल इन लेंथ में होते हैं। बट यहाँ देखिए ध्यान से, आपको इन फिगर से ही दिखाई दे रहा है कि ये ए और सी और ये बी और डी दोनों डिफरेंट है, दोनों की देखिए, लेकिन लेंथ देखिए अप्रोक्सीमेट आपको दिखाई दे जाएगा, ये लेंथ तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल इन लेंथ के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए सी इज इक्वल टू बी डी। बट इस पे फोकस करिए, यहाँ पे देखिए, इस साइड को देखिए और इस डायगोनल को देखिए, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। यस, ये जो डायगोनल है ये बड़ा डायगोनल है और ये स्मॉलर डायगोनल है। इट मींस इसके जो डायगोनल्स होते हैं आर अनइक्वल इन लेंथ। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो यहां लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, इसमें भी इट हैज टू डायगोनल्स, इसके भी टू डायगोनल्स होते हैं बट नॉट इक्वल। बट इक्वल नहीं होते, इसका मतलब क्या है, जो ए सी है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी डी। तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? तो अभी हम और भी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इसके बाइसेक्ट। जैसे आपने अभी पैरेललोग्राम देखा, तो जब मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूँ तो ये दोनों भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। क्या मतलब है, देखिए पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन थी,
कि उनकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपको पता है जब सारी साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये साइड है ये भी इक्वल है, इसके अपोजिट ये साइड है ये भी इक्वल है। स्क्वायर में देखते हो इसके अपोजिट ये साइड है ये भी इक्वल है, इसके अपोजिट ये साइड है ये भी इक्वल है। इसका मतलब पहली कंडीशन है। फिर है पैरेलल भी होनी चाहिए। तो अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। ऐसे यहाँ देखिए ये जो लाइंस है ये भी पैरेलल है और ये जो लाइंस है ये भी पैरेलल है। इसका मतलब ये तो क्या बन गए, पैरेललोग्राम भी बन गए। यस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस हो या स्क्वायर हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये हल किया, इट इज अ टाइप ऑफ, क्या कह सकते हो, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम है, आप इसको भी लिख सकते हो फोर्थ प्रॉपर्टी करके, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। कई बार 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपसे यही पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि इज स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन क्या है, इज स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, इज स्क्वायर अ पैरेललोग्राम। आपका आंसर है ट्रू या फॉल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब देखिए कि क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ। तो इसका तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ट्रू। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे आप एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो इसी प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए जब आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देना इट्स वेरी वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी, आपने प्रॉपर्टी नोट कर ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल थे क्या करते थे, वो बाइसेक्ट करते थे। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, जो डायगोनल्स है आर बाइसेक्ट ईच अदर। फिर प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये फोर्थ थी, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी जो डायगोनल्स होते हैं आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको दिखाई देता है, इसको मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ओलेट कर लेता हूँ, यहाँ भी ओलेट कर लेता हूँ। तो बाइसेक्ट का मतलब आपको पहले में फिगर में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, तो आप ये लिख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इक्वल होगा। ऐसे ही ये इसके इक्वल होगा एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पे भी ओ ए ये साइड इसके इक्वल होगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। दोनों इक्वल होगी, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब देखिए ध्यान से, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, इक्वल होते हैं, बट इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। क्लियर है। जब डायगोनल्स इनके इक्वल होते हैं तो उनका हाफ करोगे तो भी तो इक्वल होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ये 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है और ये भी 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ठीक है, कंप्लीट। AC और BD 10 सेंटीमीटर के हैं, तो इनका हाफ कर दीजिए। ये देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या था, 2, और 2 का मतलब डिवाइड बाई 2। इसका मतलब इसका हाफ करेंगे 5 और इसका हाफ करेंगे 5, तो 5 और 5 अभी भी क्या है, इक्वल है ना। इसका मतलब ये और ये भी क्या है, इक्वल है।
तो आपके पास यहां से कंडीशंस आ जाती है। यहाँ पर तो OA और OC इक्वल थे और OB और AD इक्वल थे, और ये आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं आर इक्वल, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। क्लियर है? बट रोम्बस के केस में नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स क्या होते हैं, आर नॉट इन इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो आप इसको अलग अलग यूज कर सकते हो कि OA और OC इक्वल है और OB और OD इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या होता है, ये आपस में भी इक्वल होते हैं क्योंकि उनका लेंथ और डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। बट लेंथ और डायगोनल ऑफ अ रोम्बस वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। इसलिए आप इन दोनों को यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दीज प्रॉपर्टीज। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो आपने डायगोनल देखा, लेकिन यहाँ पे जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, पैरेललोग्राम में क्या थे, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते थे, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट के साथ एक वर्ड और भी आता है, वो आता है परपेंडिकुलर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से लिखिएगा कि जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ अ रोम्बस के हो या स्क्वायर के, आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। अब यहाँ पे नोट करिए 6 प्रॉपर्टी थी या 7 जो भी है, जो डायगोनल्स हैं आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। सेम टू सेम यहाँ भी है, आपके जो डायगोनल्स होंगे आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जहां पर भी बाइसेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अब देखिए एंगल कहाँ का बनेगा, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा। ये सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो सभी एंगल आप लिख सकते हो 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये चीज क्लियर हुई कि तो डायगोनल जो होते हैं वो कैसे करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चीज अनदर डिफरेंस आ जाता है किसमें, स्क्वायर में और रोम्बस में। आई होप आपको ये दोनों चीज शेप क्लियर हो गई होगी। तो हमने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो आप स्टडी कर ली है। एक दो प्रॉपर्टी रह गई होगी तो उसे हम कुछ कह नहीं सकते, इसे हम फर्दर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अदरवाइज जो मैंने मेन प्रॉपर्टीज एनालाइज की, जो डिफरेंस नजर आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको अपने माइंड में सेट करनी है। तो आपको याद रहेगा कि रोम्बस और स्क्वायर के डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जो क्लास 9th 10th 11th 12th आएगी उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो यदि स्टार्टिंग नहीं आएगी तो आप वहाँ तक नहीं कर पाओगे, वहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप 8th क्लास में ही अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आपके जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए और क्लास 9th 10th 11th 12th आपके लिए ईजी हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अभी देखिए फिर एक प्रॉपर्टी और भी याद आ गई माइंड में कि जो स्फीयर के जो एंगल्स होते हैं, पहले तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है तो सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो आप ये लिख सकते हो एक प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। सेम फिर यहाँ भी आप यही चीज लगा सकते हो,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल भी है तो सेम प्रॉपर्टी। अब याद रखिए जो स्फीयर के ईच एंगल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। अब आपके जो दोनों शेप है इनके जो सभी एंगल होते हैं, इसके एंगल, फिर हम बात करते हैं स्फीयर के। स्फीयर के जो ईच एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बट जो रोम्बस की शेप होती है उसके जरूरी नहीं है कि सारे एंगल क्या मिल जाए आपको 90 डिग्री के। तो आप यहां लिख सकते हो नाइन्थ प्रॉपर्टी करके, ईच एंगल ऑफ अ स्फीयर आर ऑफ 90 डिग्री। सभी एंगल ऑफ अ स्फीयर क्या होते हैं, आर ऑफ 90 डिग्री के होते हैं। बट यहाँ पे 9 प्रॉपर्टी में लिखिए दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और सभी के सभी 90 डिग्री ईच नहीं होते, जबकि स्फीयर के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी नोट कर लीजिए। तो अब लगता है कि अब हमने मोस्ट प्रोबेबली सभी डिफरेंस क्रिएट और स्टडी कर लिए, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल। जो भी डिफरेंस आपने स्क्वायर में देखे थे वो सेम टू सेम आपको रेक्टेंगल में दिखाई देते हैं, ऑल सेम। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता रहूँगा, आप सेम कहोगे कि ये तो सभी बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल की क्या होती है, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। यही एक डिफरेंस होता है किसमें, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। अदरवाइज जितनी भी प्रॉपर्टीज है ऑफ स्क्वायर की और रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है उसको समझिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अदरवाइज जो ऑल प्रॉपर्टीज है ऑफ अ स्फीयर इज सेम है एज दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या मैं लिख सकता हूँ, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स is same as that of a sphere। तो इसका मतलब आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, सारी के सारी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो जो स्क्वायर की आपने प्रॉपर्टीज रीड करी है वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की होती है, बट यही छोटा सा डिफरेंस होता है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। शेप आपको पता है कैसे बनाते हैं रेक्टेंगल्स की। तो सबसे पहले देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल। और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, डिफरेंस हो गया। ईच एंगल, सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो रेक्टेंगल के भी सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये क्वाड्रिलेटरल है तो दो आपके क्या आएंगे,
दो डायगोनल, दोनों के दोनों इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का। सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसलिए ये लाइन को नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि जितने भी डिफरेंस होते हैं सिर्फ एक ही डिफरेंस नजर आएगा आपको स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, बाकी ऑल क्या रहेंगे आपके सेम। क्लियर हो गया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है आपका, काइट। तो काइट इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। काइट क्यों कहा, क्योंकि जो शेप है वो किससे मैच करती है, काइट की शेप से मैच करती है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम दे दिया गया, काइट। तो काइट की क्या प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है कि जो ये दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है और ये दो साइड्स होती है ये भी आपस की क्या होती है, इक्वल होती है, बट सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। क्लियर है? और ये नहीं हम कह सकते कि ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है और ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नहीं। इसकी क्या होती है, एडजेसेंट पेयर। दो पेयर जो साथ साथ का पेयर होता है ना, वो इक्वल इन लेंथ होता है। जैसे इस पेयर की बात करते हैं, ये दोनों इक्वल है, और इस पेयर की बात करते हैं तो ये दोनों पेयर भी इक्वल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड। कंजुगेटिव साइड मतलब लगातार दो साइड, और लगातार को क्या कह सकते हो, कंजुगेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हो और एडजेसेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, 2 जो एडजेसेंट साइड्स है या कंजुगेटेड साइड्स है, वो जो दो पेयर है, एक पेयर ये बन गया आपका और एक पेयर ये बन गया, तो ये दोनों पेयर क्या होंगे, जो इनकी कंजुगेटिव साइड होगी, साथ साथ वाली साइड, वो इक्वल इन लेंथ होगी। आई होप आपको इतनी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम इसकी डायगोनल की बात करते हैं तो ये डायगोनल ये हो गया, इस डायगोनल की बात करते हैं तो ये डायगोनल ये हो गया। तो ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। जो एक डायगोनल है वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा डायगोनल इक्वल होगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहां नजर आएगा कि जो AC डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, किस डायगोनल को, BD को। डायगोनल BD, बट आप ये नहीं कह सकते कि जो डायगोनल BD है ये बाइसेक्ट करता है। तो आपको दिखाई देता है ये लेंथ स्मॉलर है और ये लेंथ ज्यादा है। इट मीन्स ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये दोनों आपस में क्या दिखाई दे रही है, इक्वल। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये और ये इक्वल है। तो एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखी गई है। वन ऑफ द डायगोनल, इनमें दोनों में से एक डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा अदर को। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो डायगोनल AC है, तो इसको यहाँ पे इसी पॉइंट में ऐड करके लिख लीजिएगा एग्जाम्पल करके। तो जो डायगोनल यहाँ पर AC है, ये डायगोनल BD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं O लेट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब OB इज इक्वल टू OD, बट OA इज नॉट इक्वल टू इसके OC के। तो क्या समझे आप, OB और OD तो इक्वल है, बट OA नॉट इक्वल टू क्या है, OC। ये चीज याद रखिएगा। जबकि स्फीयर के केस में ये दोनों इक्वल आ जाते थे, रोम्बस के केस में भी, रेक्टेंगल के केस में, बट इस केस में नहीं आते। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। जिस डायगोनल को वो बाइसेक्ट करते हैं वही कोरस्पोंडिंग जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, दूसरे एंगल इक्वल नहीं होते।
तो ये देखिए डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एंगल कौन कौन से बन रहा है, एंगल बी बन रहा है और एंगल डी बन रहा है। इसका मतलब एंगल बी और डी क्या है, इक्वल है, बट एंगल ए और सी नॉट इक्वल। तो यहाँ लिखा हुआ है एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, बट नॉट, यहाँ देखो बट, तो मैं नोट यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ कई बार बच्चों को रीड करना नहीं आता, तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि B और D तो इक्वल है, बट A और C जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है काइट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो काइट को मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूं आपसे ये कि इज काइट इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, क्या काइट एक पैरेललोग्राम है? आपका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड सारी इक्वल होनी चाहिए, बट आपको यहाँ से ही दिखाई दे रहा है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करिए और अपनी हर प्रॉपर्टीज को लिख लिख के देखिए, माइंड में इतना क्लियर कर लीजिए कि कभी मत भूलिए इन प्रॉपर्टीज को। तो फिर देखिएगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपको क्लास मैथ्स बिल्कुल ईजी लगेगा, आप उससे एंटरटेन करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। तो ये जो शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी ट्रेपेजियम की शेप। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 साइड्स है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो इट मीन्स ये भी क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है तो सारी के सारी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम होगी, तो मैंने यहाँ बीच में लिख दिया इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके सारे एंगल का सम भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। 4 एंगल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होगी, सब चीज कॉमन बातें हो जाती है। जो क्वाड्रिलेटरल में है वो सब चीज इसमें होगी। तो जो मेन डिफरेंस है, जो जनरल क्वाड्रिलेटरल से और ट्रेपेजियम में जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड सेकेंड इज नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक पेयर है ऑफ अपोजिट साइड्स का वो तो पैरेलल है, ठीक है, बट मे और मे बी नॉट बी इक्वल इन लेंथ। ये कह सकते हो कि वन पेयर इज पैरेलल एंड सेकेंड इज नॉन पैरेलल। तो आपको यहाँ दिखाई देता है, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है आपको, क्या ये कभी मीट करेगी? नहीं मीट करेगी। इसका मतलब ये जो पेयर है ए बी और सी डी, ये क्या है, पैरेलल है। और आपको ये पता है कि पैरेलल लाइंस है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकली टूल होता है जिसको हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ दिखाई देता है आपको लाइन ए बी और सेकेंड लाइन क्या है, डी सी। तो यहाँ पे ए बी और डी सी, यहाँ 2 जो लाइन इंडिकेट कर रही है, ये 2 लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, पैरेलल को। तो जब भी आपको 2 लाइन को पैरेलल शो करना है तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो। 2 लाइन को वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो वो साइन होता है किसका, पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ शो हो रहा है ये ए बी लाइंस पैरेलल है डी सी के, बट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये दोनों क्या हो गई, नॉन पैरेलल। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी और डी सी आर पैरेलल है, बट कौन सी रह गई, ए डी और बी सी, ये नॉन पैरेलल साइड है, बट ए डी और बी सी नॉट पैरेलल साइड। जब आपको एक पैरेलल साइड मिले पेयर और एक पेयर जो नॉन पैरेलल मिले, तो वो शेप क्या बन जाती है, आपकी ट्रेपेजियम। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, कुछ और बेसिक रूल निकलता है। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उन 2 लाइन को कोई लाइन कट करती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे आपको दिखाई देता है कि ये लाइन और ये लाइन कैसे है, पैरेलल है। इसको कोई भी लाइन, मान लो ये लाइन है, ये क्या करती है, इसको कट करती है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो जब भी किसी पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, या कह सकते हो आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल
इज 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है ए डी पैरेलल है डी सी एंड ए डी और बी सी। यहाँ देखो ध्यान से, ए डी और ये है बी सी, ये क्या है, दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल है। तो दोनों के दोनों क्या है, आर ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल ए, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि दोनों की दोनों लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, आपको दिखाई दे गया। तो एंगल जो ए होगा और एंगल सी, सॉरी डी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। बट एंगल सी और डी, इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा, ना ही एंगल ए प्लस बी, इसका सम 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ लिख भी लीजिए, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। सम ऑफ एडजेसेंट या सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। For transversal is equal to 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका एक ही साइड, ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, ये सेम साइड के एंगल है। तो इन सेम साइड के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज आपकी क्लास 8 में 3.3, 3.2, 3.4 में मिलेंगे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपने नोट कर ली होगी, तो अपनी प्रॉपर वे से एक एक डायग्राम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइए, उसके सामने उसकी प्रॉपर्टी लिखिए। यदि डायग्राम थोड़ा टफ हो रहा है, उसमें रिटर्न वर्क ज़्यादा हो जाता है, तो डायग्राम को अगेन बनाइए प्रॉपर्टी के सामने, ताकि आपको हर प्रॉपर्टी माइंड में चले। ये मत कोशिश करिएगा कि एक ही डायग्राम बना के सारी प्रॉपर्टी को लिख दो, नहीं, क्योंकि डायग्राम की प्रॉपर्टी डायग्राम में के अकॉर्डिंग बनेगी। तो कहीं एंगल को शो करना है, कहीं डायगोनल को शो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट बनता रहेगा। यदि आप एक ही डायग्राम में कॉम्प्लेक्स करोगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, समझ नहीं आएगी कभी। इसलिए हर डायग्राम के सामने दोबारा से बेसिक से एक ही डायग्राम को 5 बार बनाना पड़े, लेकिन 5 बार बनाने से आपको 5 प्रॉपर्टी हमेशा याद रहेगी। तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी और आपने इसको फेयर नोटबुक में ड्रॉ कर लिया होगा। तो इसको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करिएगा इन चैप्टर 3 में, क्योंकि अभी मैं कुछ जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम इन सब फिगर को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनके प्रैक्टिकल बनाएंगे इनके। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्वाड्रिलेटरल है क्या चीज। यदि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं पता तो बनाओगे कैसे, अदरवाइज ये सारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये आपका चैप्टर 3 में काउंट होगा। तो चैप्टर 3 में इसको अगेन से बना लीजिएगा, चैप्टर 4 में भी बना लीजिए और 3 में फिर से बना लीजिएगा जब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसको अपने चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में बनाइए, फिर हम कल से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री बनाएंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, डायगोनल सब चीज बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो thank you once again for watching my video from starting to the end. So we will meet very soon to take a new lecture on the chapter for practical geometry class 8. Thank you once again.